इससे पहले कि हम लोग ये समझें कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो अपने को स्पीड दे रहा होता है, हम लोगों को चलना चाहिए स्लोप टर्म को समझने के लिए। और स्लोप समझने के लिए, क्योंकि ये मैथ्स का पार्ट है, तो हम लोगों को देखना होगा जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ऐसी कहती है कि एक इक्वेशन है जिसका नाम है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये इक्वेशन जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि ये एकमात्र ऐसा इक्वेशन है जो वर्ल्ड में किसी भी स्ट्रेट लाइन में, यूनिवर्स में किसी भी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए काफी है। मतलब आप कहीं भी ऐसा इक्वेशन देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में, उस इक्वेशन को आप बोलोगे क्या कि ये एक जनरल फॉर्म है किसका? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का। ऐसा अगर आपको इक्वेशन दिखे, जैसे कि मान लो आपको एक इक्वेशन दिख रहा है कि लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 2x माइनस 6, इस तरह का अगर आपको इक्वेशन लिखा हुआ दिख रहा है, तो इसका मतलब आप ये समझोगे कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो यहां पे इसके टर्म्स को हम लोग समझते हैं। तो देखो ये y जो है इसकी वैल्यू x पे डिपेंड करती है। अगर मैं धीरे धीरे x की वैल्यू चेंज कर दूं तो y की वैल्यू चेंज हो जाएगी। समझो कैसे? अगर हम लोग यहां पे देखें, एक टेबल बनाते हैं। आप लोग जब ग्राफ प्लॉट करते हो तो एक टेबल बनाते हो। इस टेबल के अंदर अगर हम लोग देखें तो x और y की डिफरेंट वैल्यूज रखते हैं। अगर x की वैल्यू हम लोग 0 रख दिए तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी? x की वैल्यू को 0 पुट करोगे तो 0 इंटू टू 0, y इज इक्वल टू माइनस 6 हो जाएगा। x की वैल्यू अगर 1 पुट कर दिए, x की वैल्यू 1 पुट करने पे देखो 2 इंटू वन कितना हो जाएगा? 2 इंटू वन हो जाएगा 2, 2 माइनस 6। x की वैल्यू जब 1 पुट कर रहे हो तो y की वैल्यू हो जाएगी माइनस 4। कैसे? 2 इंटू वन हो जाएगा 2 और 2 माइनस 6 कितना हो जाएगा? माइनस 4। उसी तरह से x की वैल्यू अगर हम लोग पुट कर रहे हैं, x की वैल्यू यहाँ पे कुछ और रख के देख लो। मान लो हम लोग रख रहे हैं यहाँ पे x की वैल्यू 3/2। अगर हम लोग x की वैल्यू छोड़ो, 3/2 रखने से अच्छा ज्यादा आसान रखो, x की वैल्यू -1 पुट करके देख लेते हैं। तो x की वैल्यू अगर -1 पुट करोगे तो 2 इंटू -1 हो जाएगा -6। 2 इंटू -1 करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू -1 कितना होगा? -2। -2 और -6 कितना हो जाएगा? -8। तो इस तरह से आप ये बात समझ रहे हो कि जैसे जैसे मैं x की वैल्यू बदल रहा हूं, मुझे उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू मिलते जा रही है। इसका मतलब इसका मतलब इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि यहां पे जो x है वो क्या है? x को मैं बोल सकता हूं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और यहां पे y को बोल सकते हैं हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल। y को क्या बोल सकते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखो इस इक्वेशन के अंदर x तो अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y क्या है? y डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये वाला जो टर्म आपको दिख रहा है ये है स्लोप। ठीक है? अभी ऐसे नहीं, हम लोग जनरल इक्वेशन के अंदर पहले हम लोग क्या करने वाले हैं? मार्किंग करने वाले हैं। तो जनरल इक्वेशन के अंदर यहां पे जो m दिखाई दे रहा है आपको, यहां पे जो m दिखाई दे रहा है इसको आप बुलाते हो स्लोप। और यहां जो c दिखाई दे रहा है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्ट। क्या बुलाते हैं? इंटरसेप्ट। अच्छा, पहले हम लोग इसको ग्राफिकली प्लॉट कर लेते हैं। और ग्राफिकली प्लॉट करने के लिए मेरा मन है कि मैं y इज इक्वल टू 0 पुट करके उसके रिगार्डिंग, उसके कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू देखूं एक बार। तो अगर y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी, वो -6 है, -6 इधर आ जाएगा, +6 हो जाएगा। +6/2 करोगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी 3। क्या ये बात ठीक है? हाँ। अब देखो इसको हम लोग ग्राफिकली प्लॉट करके देखते हैं कि ये कैसा दिख रहा होगा। तो देखो ये तो अपना y एक्सिस, ये अपना x एक्सिस, ये हो गया अपना पॉजिटिव x, पॉजिटिव y, नेगेटिव y, नेगेटिव x। हम लोग दो वैल्यूज को देखते हैं। और देखो किसी भी स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करने के लिए अगर हम लोग 2 पॉइंट मिल जाए अगर हम लोगों को, तो हम लोग उसके थ्रू एक लाइन को गुजार सकते हैं। किसी भी 2 पॉइंट से हम लोग एक स्ट्रेट लाइन को पास कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ये बात समझते हो आप? तो हम लोग को स्ट्रेट लाइन प्लॉट करने के लिए हम लोग को 2 पॉइंट चाहिए। तो एक पॉइंट हम लोग ये वाला कंसिडर करने वाले हैं 0, -6। ठीक है? और दूसरा पॉइंट हम लोग ये वाला कंसिडर करने वाले हैं। कौन सा? 3, 0।
तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं 0, -6 कहाँ पे होगा, यानी कि x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू कितनी है -6, तो ये कुछ इधर ले लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अपने को देखने मिल रहा है 0, -6, यानी कि x की वैल्यू तो 0 है, अगर y एक्सिस पे चलोगे तो x की वैल्यू 0 होती है। तो 0, -6 हम लोगों को यहाँ मिला। और दूसरी प्लॉटिंग है 3.0 पे, यानी कि x की वैल्यू जब 3 है तो y की वैल्यू उस पॉइंट पे कितनी है 0, तो x की वैल्यू जब 3 है तो y की वैल्यू 0 है। पॉजिटिव x पे चलेंगे क्योंकि यहाँ पे 3, 0 है ना, तो हम लोगों को कहाँ चलना होगा, पॉजिटिव x एक्सिस पे 3 यूनिट चलना होगा और y में कुछ नहीं चलना, इसलिए हम लोग x एक्सिस पे ही रुक जा रहे हैं, है ना। अब देखो इसके थ्रू हम लोग एक लाइन गुजार सकते हैं, इसके थ्रू हम लोग एक लाइन गुजार सकते हैं। तो देखो एक लाइन इन दोनों पॉइंट्स के थ्रू हम लोग पास करके देख लेते हैं। डायग्राम अच्छा नहीं बन पा रहा, कोई बात नहीं, हम लोग ये ले लेते हैं। इन दोनों पॉइंट से पास करना है। चलो इसको थोड़ा सा इधर, 2 पॉइंट्स अपने ऐसे, तो ऐसे हम लोग स्ट्रेट लाइन को प्लॉट कर सकते हैं। अब स्लोप उस इक्वेशन में कौन सा है, तो m की वैल्यू, अगर इस इक्वेशन को कंपेयर करो तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को y इज इक्वल टू 2x माइनस सी से कंपेयर करो, तो मुझे ये समझ में आएगा कि भैया जो स्लोप है वो m की वैल्यू यहाँ पे 2 दिख रही है, मुझे यहाँ पे m जो है, जो स्लोप है वो कितना दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है। और इंटरसेप्ट की वैल्यू 6 है। इंटरसेप्ट क्या दिखाता है, इंटरसेप्ट की वैल्यू ये बताती है कि ऑरिजिन से कितना ऊपर या नीचे आपका ग्राफ, आपका जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है वो कट कर रहा होगा। तो अगर यहाँ पे मुझे c की वैल्यू कितनी पता है, -6 पता है, यानी कि ऑरिजिन से 6 यूनिट नीचे निगेटिव y के डायरेक्शन में जो मेरा स्ट्रेट लाइन है वो इस लाइन को कट कर रहा होगा। इंटरसेप्ट हम लोगों को बताता है कि ऑरिजिन से कितना ऊपर या नीचे आपका जो स्ट्रेट लाइन है वो y एक्सिस को कट कर रहा होगा, ठीक है। अगर यहां इंटरसेप्ट की वैल्यू मान लो, सपोज करो इक्वेशन हो जाती y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, तो यहां पे इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी हो जाती है, +3, यानी कि ऊपर की तरफ ग्राफ कट कर रहा होता है, ठीक है, y एक्सिस को। तो ये बात बताता है कौन, इंटरसेप्ट। खैर ये सब डिस्कशन जो है वो इंटरसेप्ट को लेके नहीं है, किसके लिए, स्लोप के लिए। तो हम लोग स्लोप पे थोड़ा ज्यादा फोकस करने वाले हैं, बिकॉज हम लोगों को अल्टीमेटली क्या यूज करना है इसको फिजिक्स के अंदर, है ना। तो हम लोग इस पर्पज से पढ़ रहे हैं, मैथ्स तो अपना इस वाले लेक्चर में अभी मुद्दा ही नहीं है। तो हम लोग बस ये कहना चाह रहे हैं कि जो स्लोप है वो यहाँ पे 2 है, अगर इस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को कंपेयर करो तो। और स्लोप बताता क्या है, स्लोप बताता है राइज अपॉन में रन, यानी चेंज इन y डिवाइड बाई चेंज इन x। आपको याद होगा अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात की थी कि ये टर्म किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, इसको हम लोग डेल्टा बुलाते हैं, और डेल्टा किसको रिप्रेजेंट करता है, चेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो यानी स्लोप होता है चेंज इन y डिवाइड बाई चेंज इन x। अब देखो इस यहां पे हम लोगों ने बहुत सारे पॉइंट्स की प्लॉटिंग रख रखी है। अब देखो यहां अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाओगे तो चेंज इन y कितना आया, अगर फाइनल अपने को बोलो तो फाइनली अपना जो y है वो -4 हो गया। शुरुआत में कितना था, शुरुआत में -6 था, तो -4 माइनस ऑफ -6 डिवाइड बाय कितना चेंज आया इधर, 1 - 0, है ना। तो ये चीज अगर देखो तुम तो आपको ये समझ में आएगा कि माइनस ऑफ -6 तो प्लस हो जाएगा, तो +6 - 4 यानी कि 2 डिवाइड बाई 1 यानी कि 2। यहां पे स्लोप आपको 2 मिल गया। सिर्फ यही नहीं, आप किसी भी दो कोऑर्डिनेट्स का y और x का जो रेशियो लोगे उसको आप स्लोप बुला रहे होगे। अच्छा, क्योंकि अभी आप 10th क्लास में नहीं पहुंचे, ये लेक्चर स्पेशली 9th के लिए है, तो अभी बस हम लोग एक टर्म डिस्कस कर रहे हैं कि स्लोप इज इक्वल टू राइज अपॉन रन इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू टैन थीटा होता है। कितना होता है, टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। इस वाली टर्म को बस अभी के लिए लिख लेना अपनी कॉपी में और भूल जाना, क्योंकि ये बाद में चल के आपको समझ में आएगा कि जब टैन थीटा आप देखोगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर उसके बाद ही बात हो पाएगी, फिर ये अलग ही चैप्टर खुल जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है अभी ज्यादा चर्चा करने का। तो अभी के लिए हम लोग को इतना समझना है कि जो स्लोप होता है वो क्या होता है,
राइज अपॉन रन, यानी कि जो ग्राफ में जो y वाला पोर्शन है, यानी कि जो अपना डिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें डिफरेंस डिवाइड बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल में डिफरेंस। अब देखो मोशन अगर हो रहा होगा तो मोशन में यही हो रहा होगा, इसके अंदर हम लोगों ने जो प्लॉटिंग की है तो यहां पे हम लोगों ने डिस्टेंस को शो किया है ना, यहां पे हम लोगों ने डिस्टेंस को शो किया और यहां पे हम लोगों ने टाइम को शो किया। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है कि नहीं है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ में देखो टाइम इंडिपेंडेंट है, समय किसी पे निर्भर नहीं करता, समय तुम्हारे लिए रुका नहीं रहेगा, समय तो चलते रहेगा। तो टाइम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिस्टेंस क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि डिपेंड करेगा समय के साथ तुम कितनी दूरी ट्रेवल करे। तो ये इक्वेशन कुछ इस प्रकार से बनती है, ठीक है। एक होता है क्या? इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो किसी के लिए रुकता नहीं है, वो अब जैसे जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आता है वैसे वैसे डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज होता है, ठीक है। तो उसी तरह से अगर इस ग्राफ को समझा जाए तो जैसे जैसे टाइम में बदलाव हुआ उस तरफ से वैसे ही वैसे जो ऑब्जेक्ट था उसके डिस्टेंस में बदलाव हुआ, ठीक है। कहां से? रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में। ये क्या है? रेफरेंस पॉइंट। हम लोगों ने शुरू में ही बात की थी कि मोशन होगा वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट होगा हम लोग रेफरेंस पॉइंट को पकड़ के रखें, बिना रेफरेंस पॉइंट के हम लोगों का मोशन ही डिस्क्राइब नहीं हो सकता ढंग से। तो हम लोगों ने देखा कि जैसे जैसे टाइम बढ़ा, जो कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था जो किसी और चीज पर डिपेंड नहीं कर रहा था, टाइम बढ़ने के साथ साथ डिस्टेंस बढ़ना चालू हो गया। अब देखो हम लोगों को यह पता चला कि जो स्लोप होता है उसको हम लोग राइज अपॉन रन मैंने समझाया नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो स्लोप होगा वो राइज अपॉन रन होगा। यानी कि अगर मान लो हम लोग 2 पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट तो ये हो गया पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट इसको ले लेते हैं, ठीक है। अगर मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुंचना है और यहां पे मैं स्लोप देखना चाहता हूं इसका, तो मैं बोलूंगा पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में आपको कितना राइज मिला। राइज यानी कि आप कितना ऊपर गए। तो आप बोलोगे कि पॉइंट ए तो यहां पे था, यहां से कितना ऊपर जाओगे तो पॉइंट बी पे पहुंचोगे? इतना। तो ये अपना अभी के लिए क्या हो गया? अभी के लिए ये हो गया अपना राइज, ठीक है। इसको आप क्या बुलाओगे? ये हो गया अपना राइज। और रन के बारे में क्या ख्याल है? रन भैया किसको बोलते हैं? रन बोलते हैं इसको पॉइंट ए से बी जाने के लिए आपको कितना रन करना पड़ा, यानी कि हॉरिजॉन्टली चलना पड़ा, यानी कि एक्स एक्सिस पे चलना पड़ा, वो आपका क्या हो जाता है? वो हो जाता है रन। तो राइज किसको बोल रहे हैं? जब हम लोग वाई एक्सिस में ट्रेवल कर रहे हैं तो उसको राइज बुलाते हैं, जब हम लोग एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रहे हैं तो उसको रन बुलाते हैं। तो वही तो स्लोप है, वही तो स्लोप है। क्योंकि अगर तुम राइज के बारे में बात करो तो देखो ये चेंज इन डिस्टेंस है, चेंज इन डिस्टेंस है कि नहीं है? चेंज इन डिस्टेंस ही तो राइज किया। देखो यहां पे 0, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, मान लो यहां पे टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड है, तो t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे जो पार्टिकल था, जो बॉडी था, वो ऑरिजिन पे रखा हुआ था। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, हम लोग रन में जा रहे हैं, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वैसे वैसे जो अपना बॉडी था, जो ऑब्जेक्ट था, जो पार्टिकल था, वो क्या करा? कुछ डिस्टेंस को ट्रेवल करा। तो उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने की वजह से इस ग्राफ के अंदर ये क्या कर गया? राइज कर गया। तो यहां पे राइज किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? चेंज इन डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। रन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? अब रन तो क्योंकि एक्स एक्सिस में है और एक्स एक्सिस में क्या दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है। तो रन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? चेंज इन टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। अब देखो मैं बोल रहा हूं कि अगर स्लोप के बारे में बात की जाए तो स्लोप को बोलते हैं राइज अपॉन रन, यानी कि चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। तो यहां पे अगर देखो, मैं अगर स्लोप को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, एम मतलब ही स्लोप होता है, ठीक है। मतलब स्लोप के लिए हम लोग एम वर्ड का यूज करते हैं। अगर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी करके एक इक्वेशन लिखा हो तो वहां पे m जो होगा वो उसका स्लोप होगा उस इक्वेशन का। जैसे देखो अभी तो हम लोगों ने ऐसे न्यूमेरिकली कैलकुलेट किया कि इसका स्लोप कितना आया? 2 आया। पर अगर तुम होशियार हो तो तुम इक्वेशन देख के डायरेक्ट स्लोप बता सकते हो कि इस इक्वेशन के अंदर ये जो 2 है वो क्या है? स्लोप है कि नहीं है? तो ऐसे भी पॉइंट्स के थ्रू भी तुम मार्किंग करके स्लोप निकाल सकते हो, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स करके, राइज अपॉन रन करके, या फिर डायरेक्टली तुम इक्वेशन से कंपेयर करके स्लोप निकाल सकते हो। अब देखो हम लोगों को क्या समझ में आया कि जो स्लोप है अपना, हम लोगों को यही बताना है ना कि स्लोप जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का है वो स्पीड है। तो हम लोग पहले देखते कि स्लोप है क्या। तो स्लोप है राइज अपॉन रन, राइज अपॉन रन, यानी कि चेंज इन डिस्टेंस डिवाइड बाई चेंज इन टाइम। अच्छा,
डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका मतलब हम लोग को समझ में आया कि जो स्लोप m है वो क्या है, डिस्टेंस अपॉन चेंज इन डिस्टेंस। एक तरह का डिस्टेंस ही होगा ना, और चेंज इन टाइम भी तो कुछ टाइम इंटरवल ही होगा। तो हम लोगों को समझ में आया कि जो स्लोप है इस ग्राफ का वो डिस्टेंस अपॉन टाइम है। और याद करो बाय डेफिनेशन डिस्टेंस अपॉन टाइम हम लोगों ने क्या पढ़ रखा था, स्पीड पढ़ रखा था। देखो स्पीड को हम लोगों ने एक लाइन में क्या लिखा था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। क्या ये बात सही है? तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इसका मतलब क्या है कि हम लोग इसको फॉर्मूले के तौर पे कैसे लिख सकते हैं कि ये जो स्पीड है वो कैसा है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम है। क्या ये बात ठीक है? बिल्कुल। उसी तरह से अगर वेलोसिटी के बारे में भी बात की जाए तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम है। इसका मतलब जो वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट को ऐसे आराम से लिख लेते हैं ऐसे, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, जो कि हम लोगों ने यहां पे फॉर्मूले के तौर पे भी लिखा था। क्या ये बात सही है? तो हम लोग को ये समझ में आया कि भैया डिस्टेंस अपॉन टाइम तो स्पीड होता है। और यही चीज तो मैं चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला के आपको बताना चाहता हूं कि जो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है उसके लिए एक स्पेशल वर्ड है हमारे पास, उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, स्पीड बुलाते हैं, है ना। स्लोप के बारे में बात समझ में आई। स्लोप किसको बोलते हैं, राइज अपॉन रन, यानी कि चेंज इन वाई डिवाइड बाई चेंज इन एक्स। फॉर्चुनेटली क्योंकि ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस इसको ऊपर बनाते हैं, क्योंकि डिस्टेंस कैसा है, डिस्टेंस डिपेंडेंट है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा उस बात पे डिस्टेंस डिपेंड करेगा कि कितना चला कोई ऑब्जेक्ट, है ना। तो हम लोग राइज अपॉन रन जब कर रहे हैं तो चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम कर रहे हैं, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो स्लोप है इस ग्राफ का, इस स्ट्रेट लाइन का, वो कैसा दिखेगा, उस स्ट्रेट लाइन का ग्राफ का जो स्लोप होगा वो स्पीड के बराबर होगा, क्योंकि डिस्टेंस बाई टाइम का हम लोगों ने बाई फॉर्मूला क्या देखा था, उसको क्या बुलाते हैं हम लोग, स्पीड बुलाते हैं। अच्छा अगर इंटरसेप्ट, अगर तुम्हारे मन में बात है कि इसमें इंटरसेप्ट कितना है, तो इंटरसेप्ट इसका 0 है, ठीक है। जब ये जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में जब तुम्हारी सी की वैल्यू 0 हो जाए, यानी कि इंटरसेप्ट 0 हो जाए। इंटरसेप्ट क्या बताता था कि वाई एक्सिस पे जो तुम्हारा स्ट्रेट लाइन है वो किस पॉइंट पे कट कर रहा होगा, वाई एक्सिस पे जो स्ट्रेट लाइन है वो किस पॉइंट पे कट कर रहा होगा। तो जब सी की वैल्यू 0 हो जाए, यानी कि इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इंटरसेप्ट की जब वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये, क्योंकि अभी यहाँ पे इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी थी, -6, तो 6 यूनिट नीचे कट कर रहा था ओरिजिन से। अभी इंटरसेप्ट की वैल्यू अगर 0 कर दोगे तो ये 6 यूनिट ऊपर चला जाएगा वापस 0 पे, यानी कि 0,0 से ग्राफ पास करेगा। तो ये वाला ग्राफ अगर तुम देख रहे हो तो ये 0,0 से ही तो पास कर रहा है, ये ओरिजिन से जा रहा है कि नहीं जा रहा, बिल्कुल जा रहा है। तो ये वाली फीलिंग आपको आ गई है, ठीक है। और देखो और भी सवाल हम लोग करने वाले हैं, जब हम लोग एक बार एक्सेलरेशन वगैरह सब कुछ पढ़ लेंगे उसके बाद हम लोग पूरा का पूरा लेक्चर ग्राफ के ऊपर रखेंगे। पर ठीक है अभी के लिए स्ट्रेट लाइन के बारे में इतनी जानकारी तो आपको होनी चाहिए, तभी तो हम लोग ये बोल पाएंगे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो स्पीड देता है। जब आपको स्लोप ही नहीं पता होगा तो आप कैसे जानोगे कि स्लोप कैसे निकाले डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। तो हम लोगों ने पहले स्लोप की चर्चा कर ली। अब देखो सिमिलरली जैसे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो स्पीड देता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जब स्लोप निकालोगे ना तो वो वेलोसिटी दे रहा होगा, ठीक है। तो यहां पे भी स्लोप के बारे में जो कॉन्सेप्ट है राइज अपॉन रन का, मान लो ये पॉइंट ए है और ये मान लो पॉइंट बी है, मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुंचना है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रन, और ये कितना हो जाएगा, इसको बोलोगे तुम राइज। राइज इसका मतलब समझ में आया कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, राइज यहां पे है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय रन यानी कि चेंज इन टाइम। तो यहां जब स्लोप निकालोगे, स्लोप स्लोप निकालोगे तो ये हो जाएगा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। स्लोप तो होता है ना राइज अपॉन रन, तो यहां चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। और आपको याद होगा कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, यानी कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम जो हम लोगों ने बाय डेफिनेशन पढ़ रखा है उसको बोलते क्या है, वेलोसिटी बोलते हैं। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होता क्या है, वेलोसिटी होता है। बोलो डोरेमोन, ये बात समझ में आई,
है ना, बिल्कुल इजी। चलो बढ़िया बढ़िया, एकदम सही है, सॉर्टेड है अभी तक। हाँ हाँ बिल्कुल सॉर्टेड है, बिल्कुल आसान है, अभी तक हम लोगों ने कुछ भी मुश्किल नहीं करा है। आगे बढ़ते हैं। देखो यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में क्या बात है। यूनिफॉर्म स्पीड अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करोगे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो आप उसको यूनिफॉर्म स्पीड बुलाओगे। इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करोगे अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, अब इसका एग्जांपल आप सोच ही सकते हो कि आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चलना चालू किए और आपकी स्पीड में कोई अंतर आया नहीं, आप सीधा जा रहे हो मुड़ रहे हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि स्पीड तो पाथ डिपेंडेंट फंक्शन है, इनिशियल फाइनल पर डिपेंड नहीं करता, और स्पीड को डायरेक्शन से मतलब नहीं है क्योंकि स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। तो आप अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहे हो और जिस स्पीड से चल रहे हो, मतलब कि जिस गति से चल रहे हो उसी से चलते गए। जैसे कि मान लो कि तुम घर से निकले वॉकिंग के लिए और एक फिक्स स्पीड पे चल रहे हो, फिक्स चाल पे चल रहे हो कि हर सेकंड तुम एक कदम आगे बढ़ रहे हो, उसी तरह से तुम चलते गए, तो उसको यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे क्योंकि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तुम क्या कर रहे हो, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो। वैसे ही एक टर्म होता है एवरेज स्पीड। अगर तुमसे एवरेज स्पीड पूछे तो तुम एक काम करना कि तुम जितना ट्रेवल किए, मान लो कि तुम पॉइंट ए से पॉइंट बी गए, ये पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है, अब यहां से जाने के लिए तुमको जिस जिस रास्ते जाना था उस रास्ते जाओ और जिस पाथ पे तुम चले हो वो टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेना, जितने टाइम में चले हो उस टोटल टाइम से डिवाइड कर देना, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा, एवरेज स्पीड मिल जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई? बिल्कुल। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि अगर मुझसे यूनिफॉर्म स्पीड की बात कर रहा है, इसका मतलब कि जिस स्पीड से अभी चल रहे हैं उस स्पीड से बाद में भी चल रहे होंगे। अगर अभी चल रहे हैं मान लो 25 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, तो बाद में भी 25 मीटर, मान लो एक घंटे बाद का भी अगर मोशन हो रहा है, और मोशन हो रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड बता रखा है, तो एक घंटे बाद भी मोशन 25 मीटर पर सेकेंड से ही हो रहा होगा, चेंज नहीं हो रहा होगा स्पीड। ये बात समझ में आई? अच्छा, जब स्ट्रेट लाइन में, जैसे कि जब हम लोगों ने पहले देखा था कि जब मोशन स्ट्रेट लाइन में होता है उस केस में स्पीड और वेलोसिटी सेम हो जाएगी। हम लोग जब देखेंगे तो बात करेंगे, जब मोशन स्ट्रेट लाइन में हो और डायरेक्शन चेंज ना हो उस केस में स्पीड और वेलोसिटी सेम आती है। जिस तरह से हम लोगों ने पहले देख रखा था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है, कब? जब मोशन स्ट्रेट लाइन के अंदर हो और पार्टिकल अपना जो डायरेक्शन है उसको रिवर्स ना कर रहा हो, तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम आता है। सिमिलरली टाइम से डिवाइड कर दोगे तो स्पीड और वेलोसिटी आ जाएगी। तो जब मोशन स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा हो और जो पार्टिकल है वो अपने वेलोसिटी, मतलब अपने जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसको रिवर्स नहीं कर रहा है स्ट्रेट लाइन के अंदर, यानी कि पार्टिकल यहां से यहां जा रहा है और लौट तो नहीं रहा है, बिल्कुल पार्टिकल अगर जा रहा है तो जाए जा रहा है, ठीक है, एकदम मस्त मगन जाया जा रहा है ना, लौट के नहीं आ रहा है। तो लौट के जब नहीं आएगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा तो डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, दोनों ही वैल्यूज सेम आ जाएंगी। उस केस में स्पीड और वेलोसिटी सेम आ जाएगा। ठीक है, ये चीज हम लोग देख लेंगे, या फिर हम लोगों ने बिल्कुल चर्चा कर ही ली है। अगर आप पिछला लेक्चर देखोगे तो आप इस बात को बिल्कुल ही समझ रहे हो, इसमें और एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब देखो एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि टोटल डिस्टेंस, जो भी अपना जो मोशन हो रहा होगा उसमें टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम कर दोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा, एवरेज स्पीड मिल जाएगा। उसी तरह से एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात करें तो एवरेज वेलोसिटी के बारे में जब बात करेगा तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम कर लेना। ठीक है, ये बात समझ में आई? यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में जब बात करेगा ना तो स्पेशली ध्यान रखना कि ये वाला क्राइटेरिया तो होगा ही कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर तुमको इक्वल डिस्प्लेसमेंट दिखने मिल जाए। ठीक है, ये क्राइटेरिया भी होगा। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये है कि भैया डायरेक्शन ऑफ मोशन जो होगा ना वो शुड नॉट चेंज। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन बदलना नहीं चाहिए। ये गलती आप कर देते हो कई बार, आप इस बात का ध्यान ही नहीं देते कि डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो गया है। अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाए, अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाए और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर ले तो भी आप उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं बुला सकते। दोनों ही केस, दोनों ही जो पॉइंट्स हैं उसको फॉलो करेगा जब हमारा मोशन, तभी हम लोग बोलेंगे कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलने के लिए पहले तो टाइम इंटरवल देखना है, तो इक्वल टाइम इंटरवल में अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे, पहला क्राइटेरिया। और दूसरा क्राइटेरिया ये है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं बदलना चाहिए, शुड नॉट चेंज। उस केस में जब दोनों ही क्राइटेरिया फुलफिल करेगा हमारा मोशन,
मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसका मोशन, तब हम लोग जाके बुलाएंगे कि वो कैसा वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है। अब देखो एवरेज वेलोसिटी के बारे में क्या बात है। जिस तरह से हम लोगों ने पहले देखा कि एवरेज स्पीड में क्या करते थे, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, उसी तरह से एवरेज वेलोसिटी के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। ठीक है, बिल्कुल एक जैसा है ना, है ना, बिल्कुल। चलो अब देखो, ये चीज नोट करने वाली बात है कि स्पीड जो एवरेज स्पीड होती है वो एवरेज वेलोसिटी के बराबर या उससे ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था कि जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस या तो बड़ा होता है या तो बराबर होता है वेलोसिटी, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट के, है ना, डिस्प्लेसमेंट, कौन सा मेंट, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस जो होता है वो बराबर होता है या बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट के। अच्छा, बराबर कब होता है? जब मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, जब तुम स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहे और कहीं नहीं मुड़ रहे, तो जब डिस्टेंस निकालोगे तो टोटल पाथ लेंथ को डिस्टेंस बोलते हैं, तो पाथ लेंथ तो यही रह जाएगा। यहां से यहां तक की दूरी सपोज करो कि मान लो 10 मीटर है, तो डिस्टेंस यही रह जाएगा। डिस्प्लेसमेंट भी जब निकालोगे तो दो पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होता है, तो दो पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ स्ट्रेट लाइन ही आएगी जो कि अगेन 10 मीटर है, तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगा। लेकिन कुछ केस ऐसे हैं जहां पे डिस्प्लेसमेंट छोटा हो जाएगा, किससे, डिस्प्लेसमेंट छोटा हो जाए किससे, डिस्टेंस से। जैसे ये वाला केस हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर पार्टिकल ए से बी पे गया और मुड़ के वापस कहाँ आ गया, पॉइंट सी पे आ गया, तो पॉइंट सी पे आने पे मान लो यहां से यहां तक 10 मीटर और 5 मीटर फिर वापस पीछे आ गया, तो यहां से अगर तुमको डिस्टेंस निकालना हो तो यहां पे डिस्टेंस कितना हो जाता था, डिस्टेंस हो जाता था 15 मीटर, क्योंकि ये 10 मीटर प्लस 5 मीटर पाथ लेंथ पूरा ऐड करना पड़ेगा, ये 15 मीटर। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट अगर निकालोगे तो पॉइंट ए और पॉइंट सी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, यही वाला है ना, तो ये कितना आ जाएगा, ये 5 मीटर इधर है, ये पूरा 10 मीटर, तो 10 में से 5 घटा दोगे तो ये 5 मीटर आता था। ये बात हम लोग पिछले लेक्चर में कर चुके थे। तो इस केस में क्या हो रहा होता था, इस वाले केस में हम लोग देखते थे कि डिस्प्लेसमेंट छोटा आ रहा है, देखो डिस्प्लेसमेंट छोटा आ रहा है, डिस्टेंस बड़ा आ रहा है। तो ये चीज पॉसिबल है, ये तो अभी तक हमारी अंडरस्टैंडिंग थी, पिछले लेक्चर में ही हम लोगों ने सीख रखा था इस चीज को। अब देखो दोनों में ही हम लोग टाइम से डिवाइड करना चाहेंगे। जब हम लोग डिस्टेंस बाई टाइम करेंगे और डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम करेंगे तो हम लोगों को नया टर्म मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस बाई टाइम स्पीड हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम वेलोसिटी हो जाएगा। अब क्योंकि हम लोग एवरेज की बात कर रहे हैं तो टोटल डिस्टेंस की बात करेंगे, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। उसी तरह से ये भी क्या, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, किसके बारे में बात हो रहा है, टोटल का, यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। कैसा वाला वेलोसिटी, एवरेज वाला वेलोसिटी। देखो अभी अभी डेफिनेशन देखा था कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। गुड, चलो ये बात सही है, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। चलो अब थोड़ी सांस ले लो और हम लोग चलेंगे कुछ ही देर के अंदर क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले एक और चीज है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या बोलते हैं, उसको एक बार जान लेते हैं। तो देखो इंस्टेंटेनियस यानी कि किसी इंस्टेंट पे, यानी कि किसी क्षण पे, किसी क्षण पे, यानी कि किसी इंस्टेंट पे। जैसे मैगी के बारे में क्या बोलते थे, इंस्टेंट नूडल, यानी फटाक से बना लो फटाक से खा लो। उसी तरह से इंस्टेंट यानी कि एट द पर्टिकुलर टाइम, यानी कि मान लो कि अगर तुमको बोल रहा है ना कि 10:30, इसका मतलब कि 10:30 की ही बात कर रहा है। अगर वो इंस्टेंट की बात कर रहा है तो वो ऐसा नहीं बोल रहा है कि 10:30:01, ऐसा बात नहीं कर रहा कि 10:30 से 1 सेकंड भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। जिस पॉइंट पे बोला सिर्फ उसी पॉइंट पे, ठीक है। 10:29:59, ये तीनों बराबर नहीं है, क्योंकि अगर आप इसमें देखो तो ये समझ में आएगा कि इन सब में 1 सेकंड का अंतर है।
तो इंस्टेंटेनियस अगर कोई बात करे यानी कि जस्ट उस क्षण में, जस्ट उस क्षण में, है ना, उसी इंस्टेंट पे। तो आपको अगर कोई चीज इंस्टेंट पता करनी हो तो आप एग्जैक्टली मान लो कि क्या हो रहा है, मान लो कि कोई मोशन हो रहा है, अब पार्टिकल बहुत तेजी में चला जा रहा है, पार्टिकल यहां से यहां आंधी तूफान की तरफ चला जा रहा है। तो मान लो यहां पे टाइम 5 सेकेंड है और यहां टाइम 6 सेकेंड है। तो 1 सेकेंड बाद देखोगे तो पार्टिकल बहुत आगे निकल जाएगा। तुमको उस पॉइंट पे, जैसे तुम गाड़ी ड्राइव करते हो, तुम बाइक ड्राइव करते हो, तो डिजिटल मीटर होता है तुम्हारी गाड़ी में, कई जगह पुराना मैनुअल वाला भी लगा होता है, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं अभी। मोस्ट ऑफ दी गाड़ियों में क्या आता है, डिजिटल मीटर आता है। तो डिजिटल मीटर में तुम्हारी स्पीड बढ़ती दिखाई देती है। जैसे जैसे तुम गाड़ी में एक्सेलरेटर दबाते हो तुम्हारी स्पीड बढ़ती है। कैसा दिखता है, 60 किलोमीटर पर आवर, 70 किलोमीटर पर आवर, ऐसे ऐसे बढ़ रहा है। तो वो हर इंस्टेंट पे चेंज होता है, हर क्षण वो बदल रहा होता है। जैसे जैसे तुम उस पर एक्सेलरेटर दबा रहे होते हो, जैसे जैसे तुम ऐसे एक्सेलरेट कर रहे होते हो, या फिर बाइक या फिर कार में क्या करते हैं, एक्सेलरेटर पैर से दबाते हो, तो वैसे वैसे गाड़ी की स्पीड बढ़ती है और हर क्षण पे तुम्हारी कार की स्पीड या बाइक की स्पीड बढ़ती हुई नजर आती है। तो हर इंस्टेंट पे वो वैल्यू चेंज हो रही है। क्या बात सही है? हाँ बिल्कुल। तो अगर तुम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड और टाइम इज इक्वल टू 6 सेकेंड, अगर स्टॉप वॉच तुम 0 से चालू किए और 5 सेकेंड बाद तुम स्पीड देख रहे हो, तो 5 सेकेंड बाद हो सकता है तुम्हारी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर हो, लेकिन वैसे ही तुम एक्सेलरेटर दबाते रह रहे हो, तो हो सकता है 6 सेकेंड बाद तुम्हारी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर हो जाए। तो अगर तुमसे पूछे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, यानी कि तुम ऐसे समझना कि उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे तुमसे वेलोसिटी पूछा ना कि t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे या t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पे मुझे वेलोसिटी बता दो, तो उस पॉइंट पे तुम कैमरा लेके एक फोटो खींच रहे, जस्ट फोटो खींच रहे और उस पॉइंट पे वेलोसिटी बता रहे। यानी कि t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, t इज इक्वल टू 5.0000000, चलने दो बढ़िया है, ऐसा इस इंटरवल से इस इंटरवल को घटा लेते हैं। यहाँ पे 0 की कोई लिमिट नहीं है, चलते जाएगा, बस मेरा मन कर गया इसलिए मैं रुक गया। आप चाहो तो बोर्ड भर सकते हो, आप चाहो तो अपनी कॉपी भर सकते हो, है ना। तो हम लोगों को अगर पर्टिकुलर टाइम पे, किसी क्षण में, किसी इंस्टेंट में कोई वेलोसिटी चाहिए रहेगा, तो हम लोग ना वहां एक फोटो क्लिक कर लेंगे, स्नैपशॉट ले लेंगे। क्या कर लेंगे, स्नैपशॉट ले लेंगे। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, अगर हम लोगों को t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे वेलोसिटी चाहिए, तो हम लोगों ने क्या किया, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड और t इज इक्वल टू 5.00000, चलने दो 1, उतने पे हम लोगों ने क्या करा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, कार हमारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा इस छोटे से इंटरवल ऑफ टाइम में, कितना, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड और t इज इक्वल टू 5.00000 समथिंग, उतने में कितना ट्रेवल करा वो चीज हम लोग निकाल लेंगे। तो वहां पे हम लोग को डिस्टेंस पता चल जाएगा। और हम लोग, क्योंकि ये टाइम इंटरवल कितना है, टाइम इंटरवल बहुत छोटा है, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए, ये छोटा टाइम है, इसको हम लोग dt से रिप्रेजेंट करते हैं। जब आप बड़े क्लासेस में जाओगे तो हम लोग इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी होता है उसको हम लोग ds/dt करके निकालते हैं। ठीक है, अब एक बात समझना, प्लीज इस बात को समझना और परेशान मत होना, क्योंकि आपको 11th में मिलने वाला है ये चीज। जिस तरह से हम लोगों ने बताया ना कि अगर डेल्टा हो तो डेल्टा किसको रिप्रेजेंट करता है, ये डेल्टा है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है चेंज को, कि कोई भी चीज चेंज हो रही है। उसी तरह से जो भी ये डी ऑपरेटर है ना, ये भी रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वेरी स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है, वेरी स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि मान लो ये चेंज 1 सेकेंड का है, जिसको तुम फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, 1 सेकेंड का भी हो सकता है। जो डेल्टा वाला चेंज है वो बड़ा चेंज होता है, कंपेरेटिवली इसके मुकाबले बड़ा चेंज होता है। तो जो डेल्टा जहां पे लगता है, मान लो वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोगों ने ये भी देखा था, डेल्टा एस डिवाइड बाई डेल्टा टी। तो जब डेल्टा लगा रहे तो आप समझना कि ये चेंज हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली देख सकते हैं। यानी कि मान लो कि 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 1 आवर, 2 आवर, ऐसा कुछ चेंज, उसको हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। पर अगर डी जैसा वर्ड आ गया ना, ds/dt, तो डी जो रिप्रेजेंट करता है वो वेरी स्मॉल चेंज, मतलब बहुत ही छुटकू सा चेंज यार, तुम उसको देख नहीं सकते, तुम उसको फील नहीं कर सकते नेकेड आई से। ठीक है, तो ऐसा वाला कुछ चेंज है, मतलब बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा। जैसे क्या करोगे तुम, जैसे कैमरा से कैप्चर करोगे अपने गाड़ी के डैशबोर्ड का स्पीड,
t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे, तो तुम क्लिक करोगे तो कुछ ही सेकंड मतलब फ्रैक्शन ऑफ टाइम के अंदर वो क्लिक हो जाएगा और तुमको क्या पता चल जाएगा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया डिवाइड बाय कितना टाइम, उससे तुमको क्या मिल जाएगा, उससे तुमको वेलोसिटी मिल जाएगा। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी क्षण पे हुई वेलोसिटी के बारे में बात करता है, यानी कि उस इंस्टेंट पे क्या वेलोसिटी है इसके बारे में ये बात करता है। तो जब हम लोग बड़ी क्लास में जाएंगे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे जब, तो हम लोग ds बाई dt करेंगे, इसको डिफरेंशिएशन से सॉल्व करते हैं जो कि क्लास 11-12 में आप पढ़ने वाले हो। तो अभी ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, पर ये बात समझ लो कि अगर इंस्टेंटेनियस हो तो किसी क्षण के बारे में बात हो रही है, एट पर्टिकुलर इंस्टेंट क्या हो रहा है उसके बारे में चर्चा हो रही है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इससे पहले कि हम लोग चैप्टर में आगे बढ़े, हम लोग को एक कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है कई बार, क्योंकि हम लोग आगे भी इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ने वाले हैं और वहां पे कई बार हम लोगों को किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर मिनट ऐसा कुछ दे देगा, उसको हम लोग चेंज करना पड़ता है एसआई यूनिट में, क्योंकि हम लोगों को है ना यूनिट का यूनिफॉर्मिटी चाहिए रहेगा पढ़ने के टाइम। तो बोल रहा है ये क्वेश्चन कि 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करो। ऐसे तो ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद रखना चाहिए, पर क्योंकि फर्स्ट टाइम है तो हम लोग इसको सॉल्व करके देखेंगे और उसके बाद हम लोग रिजल्ट को याद रखेंगे, ठीक है। तो देखो 1 किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट कैसे करते हैं, अगर जिससे हो जा रहा है अच्छी बात है, जिससे नहीं हो रहा है तो वो परेशान मत होना, आज सीख लेना। तो 1 किलोमीटर पर आवर को अगर लिखोगे तो देखो किलो जो वर्ड होता है ना, के फॉर किलो, और किलो का मतलब होता है 10⁻³ यानी कि 1000, ठीक है। तो किलोमीटर का के हट जाएगा, तो यहां तो 1 है पहले से, किलोमीटर का अगर के हटाओगे, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है ना, तो किलोमीटर को मीटर में डालना है तो के हटाना पड़ेगा, और किलोमीटर का के हटाने के लिए के इज इक्वल टू 1000 होता है, तो किलोमीटर का के हटा के हम लोग 1000 लिख दिए, तो फिर हम लोगों को के लिखने की जरूरत नहीं है। अब ऊपर में क्या है, मीटर डिवाइड बाय आवर। तो देखो 1 आवर में, ये बात आप जानते हो, 1 आवर में 60 मिनट होता है, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। 1 मिनट में क्या होता है, 60 सेकेंड होता है। तो हम लोग 60 मिनट, अब मिनट की जगह 60 सेकेंड पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 आवर में अगर यहां से देखो तो 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। ये चीज समझ में आई, हाँ बिल्कुल, इसमें क्या ही है, बचपन से करते आ रहे हो, ठीक है। तो आवर की जगह मैं 60 × 60 क्या लिख सकता हूं, सेकेंड लिख सकता हूं। अब कुछ कट पिट रहा है तो काट दो, मुझे तो ये 0 मर रहा है दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब 5 से 2 से कटाते हैं, 2 से ये जाएगा 5 बार में, इसको लेके जाओ 3 बार में, तो ये कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 3 × 6 कितना हो जाएगा, 18 मीटर पर सेकेंड। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है यार, ये आगे यूज होने वाला है, आपको याद रखना चाहिए इसको, है ना। अगर किलोमीटर पर आवर को हम लोग को डायरेक्टली मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो हम लोग ऐसे करेंगे, और इसी को रिवर्स में भी याद रख सकते हो कि अगर तुमको मीटर पर सेकंड में कोई वैल्यू दी हो, मान लो ये मीटर पर सेकंड में कोई वैल्यू दी हुई हो, उसको तुमको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो उसको 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये कुछ स्पेशल नहीं है, याद तो सिर्फ एक को ही रखना है कि 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड, है ना। अब इसको ऊपर भेज दिए, इसको नीचे भेज दिए, तो वो उल्टा करके ऐसा लिख दिए रिजल्ट, बिल्कुल आसान है। अब सुनो, कई बार क्वेश्चन जब तुमको मिलेगा आगे, जब हम लोग और भी देखने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर क्वेश्चंस, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि आपको बोल देगा कि एक ट्रेन है जो कि 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पॉइंट ए से चल रहा है, तो उस केस में आपसे पूछ लेगा कि मीटर पर सेकेंड में आपकी मतलब वेलोसिटी बता दो, या फिर कुछ कैलकुलेट करना रहा जिसमें हम लोग को एसआई यूनिट्स में चेंज करना होगा, तो हम लोग वो कन्वर्जन वहां पे यूज करने वाले हैं, इसलिए हम लोग इस चीज को सीख रहे हैं, ठीक है। चलो आगे सवाल की तरफ चलते हैं। देखो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सीखा था हम लोगों ने, स्पीड वेलोसिटी भी सीख लिया इस बार। तो जैसे हम लोग जो क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के अंदर करा था, अगर उन सारे क्वेश्चंस के अंदर ये पिछले वाले लेक्चर में जो हम लोगों ने 8-9 क्वेश्चंस करे थे, 8-10 क्वेश्चन जो करे थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, यहां पे यहां से स्टार्ट होता है ये, अगर इन सारे क्वेश्चंस के अंदर आपको सिर्फ टाइम दे दें कि मान लो कि टी इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू मान लो 10 सेकेंड है, उस केस में आप बता दो क्या,
आप बता दो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। तो आप ये चीज बता दोगे कि नहीं बता दोगे? क्योंकि डिस्टेंस पता है, टाइम पता है और डिस्प्लेसमेंट भी पता है। तो डिस्टेंस की वजह से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? डिस्टेंस बाय टाइम करके हम लोग निकाल सकते हैं स्पीड, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करके हम लोग निकाल सकते हैं वेलोसिटी। तो सारे क्वेश्चन जो हम लोगों ने पहले कर रखे थे वो ऑटोमेटिकली आपके लिए कैसे क्वेश्चंस हो जाएंगे? आपके लिए स्पीड और वेलोसिटी के क्वेश्चंस हो जाएंगे, क्योंकि जो जो क्वेश्चन हम लोगों ने पहले कर रखे थे बस उसमें एक टाइम का फैक्टर ऐड कर दो। मान लो t इज इक्वल टू 10 सेकेंड, या कहीं ज्यादा बड़ा वैल्यू है तो वहां पे मान लो 1 आवर या 1 मिनट ऐसा कुछ दे दो। तो हर सारे मतलब हर तरह के क्वेश्चन जो हम लोगों ने पहले वाले लेक्चर्स में कर रखे थे वो सारे क्वेश्चंस कैसे बन जाएंगे? ऑटोमेटिकली स्पीड और वेलोसिटी के क्वेश्चंस बन जाएंगे। क्या बात ठीक है? तो ये सारे क्वेश्चंस आप एक बार फिर से देख लेना, अपने मन से एक कोई भी आर्बिट्री वैल्यू दे देना और उस केस में वो सारा क्वेश्चन एक बार फिर से सॉल्व करना। आप किसके रिस्पेक्ट में? इस बार निकालना आप स्पीड और वेलोसिटी। ठीक है, ये करके देख सकते हो। आप कुछ नहीं करना, डिवाइड बाय टाइम कर दोगे। स्पीड निकालने के लिए क्या? डिस्टेंस बाय टाइम, और वेलोसिटी निकालने के लिए क्या? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो ये सारी चीजें आप फिर से कर सकते हो जो हम लोगों ने पहले कर रखा है। क्या ये बात ठीक है? अब चलो वापस से चलते, कुछ और सवाल लगाते हैं। तो वो 8 सवाल आप दोबारा कर सकते हो, उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। कुछ और सवाल हम लोग फ्रेश लेके आए और फिर ये चीज डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो, कह रहा है कि एक पार्टिकल है जो मूव करता है पॉइंट ए से बी पे और बी से सी पे जाता है, 3 सेकंड के अंदर ये पूरा काम कर दे रहा है। तो आप बता दो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या है भाई? तो देखो ए से सी जा रहा है ना बी होते हुए, तो मुझे एवरेज स्पीड पूछा। तो भैया पहला तो एवरेज स्पीड पूछा, तो एवरेज स्पीड जो होता है वो क्या होता है? टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, है ना? टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है? 9 + 12। टाइम कितना है? कितने टाइम में जा रहा है? 3 सेकंड के अंदर जा रहा है। चलो ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा एवरेज स्पीड तुम्हारा यहां से आ जाएगा 21/3, यानी कि 7 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि ये मीटर मीटर में दे रखा है और टाइम यहाँ पे सेकंड में दे रखा है, इसलिए हम लोग को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। 7 मीटर पर सेकंड क्या आ गया? एवरेज स्पीड आ गया। चलो सेकंड क्या बोल रहा है? बोल रहा है एवरेज वेलोसिटी बताओ। तो एक बार वीडियो पॉज करो, एवरेज वेलोसिटी निकाल के देखो, फिर हम लोग मैच करते हैं आंसर। एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए रहेगा? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होगा। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए मैं बोलूंगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, या फिर ऐसे लिख देते हैं ना, डेल्टा एस। टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज आया, डिवाइड बाय टोटल टाइम। ऐसे करते हैं, चिंता नहीं है, आराम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए। टोटल डिस्प्लेसमेंट तो देखो ए से सी पे पहुंचा ना, इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स हम लोग देखते हैं। तो ए से सी पे पहुंचा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन का लेंथ कैसे निकालोगे? यहां पे तुमको दिख रहा है यहां 90 डिग्री, तो पैथागोरस थ्योरम लगाने वाले हो। तो देखो 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर का रूट अंडर हो जाएगा ये। 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर का रूट अंडर। 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81, और 12 का स्क्वायर कितना होगा? 12 का स्क्वायर 144। जब कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू एसी की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? टोटल डिस्प्लेसमेंट यहां से एसी है और टाइम कितना है? 3 सेकेंड। जब कैलकुलेट करोगे तो एसी हो जाएगा रूट अंडर 225, और रूट अंडर 225 कितना होगा? 15 × 15, यानी कि 15 बाहर निकल जाएगा। तो डैट विल बी 15 डिवाइड बाई 3 सेकेंड्स, राइट। 15 क्या आ रहा है तुम्हारा? डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, तो ये मीटर में है, और टाइम कितना है? सेकेंड के अंदर। तो जब इस वैल्यूज को तुम प्रॉपरली रखोगे तो तुम्हारी एवरेज वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? 5 मीटर पर सेकेंड, राइट। तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड।
क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया? बिल्कुल हो गया। ये चीज हम लोगों को पूछ रखा था और ये भी चीज हम लोगों ने निकाल लिया है। ठीक है, चलो बढ़ते अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि पॉइंट, हाँ क्वेश्चन मैं आपको समझा दे रहा हूं। कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, वो यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रहा है जिसकी स्पीड 25 मीटर पर सेकेंड है। पॉइंट ए से बी जा रहा है, फिर बी से सी जाता है, फिर सी से डी जाता है और फिर वापस डी से ए की तरफ चला जाता है। ऐसा करने में वो हर बार जब ए से बी जा रहा है तो 5 सेकंड ले रहा है, जब बी से सी जा रहा है तो भी 5 सेकंड, सी से डी के अंदर भी और डी से ए के अंदर भी हर बार वो टाइम इंटरवल 5 सेकंड का ले रहा है। क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड है तो यूनिफॉर्म डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यूनिफॉर्म डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। ठीक है, तभी तो आप क्या बोला, तभी तो आप क्या बोलोगे कि वो यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। क्योंकि यहाँ स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है तो वो यूनिफॉर्म डिस्टेंस ट्रेवल करने वाला है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। चलो, तो मुझसे पूछ रहा है कि क्या वेलोसिटी यूनिफॉर्म है? वेलोसिटी के बारे में बात कर रहा है कि यूनिफॉर्म है कि नहीं है। सोच के बताओ कि क्या वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। चलो सोच लिया। भाई मैं तो ये कह रहा कि अगर हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन पे चले तो हम लोगों ने देखा था कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए दो क्राइटेरिया क्या क्या थी। पहला क्राइटेरिया तो ये था कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस तो ट्रेवल करना चाहिए, बात सही है। पर दूसरा क्राइटेरिया ये था कि डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। तो देखो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर हम लोगों ने देखा था कि डायरेक्शन ऑफ मोशन शुड नॉट चेंज। बट क्योंकि यहाँ पे जो मोशन हो रहा है वो सर्कुलर ट्रैक पे हो रहा है, और सर्कुलर ट्रैक के बारे में हम लोगों ने पहले भी चर्चा कर रखा है कि जब भी सर्कुलर ट्रैक के ऊपर जब मोशन हो रहा होगा उस केस में क्या होता है, बार बार डायरेक्शन चेंज होता है। क्योंकि डायरेक्शन कैसे निकालते हैं हम लोग, किसी पॉइंट पे अगर हम लोग को डायरेक्शन निकालना हो तो वहां से हम लोग टैंजेंट प्लॉट करते हैं और फिर वहां से हम लोग डायरेक्शन देख रहे होते हैं। तो इस केस में क्योंकि ये सर्कुलर मोशन है और मुझसे बात क्या कर रहा है कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है कि नहीं, तो मैं बोलूंगा क्योंकि ये बात सही है, हाँ ये बात सही है कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस आप ट्रेवल कर रहे हो, पर क्योंकि आप अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल दे रहे हो इस वजह से मैं आपको नहीं बुला सकता कि आप क्या हो, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेवल करने वाले हो, है ना। तो इसलिए पूछ रहा है कि क्या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि नहीं भैया हमें तो नहीं लग रहा, नो हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, सेकंड पूछ रहा है कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा। तो देखो, सेकंड वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल करने का मतलब कि एवरेज स्पीड सेम आ जाएगा जो आपका यूनिफॉर्म स्पीड है उसके। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। मुझे निकालना क्या है, मुझे टोटल डिस्टेंस निकालना है। तो यहां से टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, एवरेज स्पीड इनटू टोटल टाइम। अच्छा, अगर मैं यहां पे देखूं और टोटल टाइम निकालना चाहूं तो यहां पे टोटल टाइम कितना आ जाएगा, 5 + 5 + 5 + 5 यानी कि 20 सेकेंड टोटल चला है ना। तो टोटल टाइम तो अपना 20 सेकेंड हो जाएगा और एवरेज स्पीड यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड एवरेज स्पीड के बराबर हो जाएगा इस केस में। ठीक है, तो ये चीज है। यूनिफॉर्म स्पीड की वैल्यू कितनी है, 25 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना है 20 सेकेंड। कर लो मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, 500 सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, ये मीटर में आएगा। तो आपका टोटल डिस्टेंस कितना आया, टोटल डिस्टेंस 500 मीटर आया। सेकेंड वाला भी निकाल लिया हम लोगों ने। थर्ड में क्या पूछ रहा है, एवरेज वेलोसिटी बता दो। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या करना होता है, एवरेज वेलोसिटी के लिए आप क्या करते हो, एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या करते हो बताओ, फॉर्मूला फॉर्मूला बताओ बताओ बताओ। एवरेज वेलोसिटी के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम करते हो। तो अगर वेलोसिटी का एवरेज पूछे, वेलोसिटी का एवरेज पूछ रहा है कौन से वाले में, थर्ड वाले के अंदर, तो आप बोल रहे हो कि जो डिस्टेंस है, सॉरी जो डिस्प्लेसमेंट है
वो टोटल निकाल लो, टोटल डिस्प्लेसमेंट, और डिवाइड कर दो इसको टोटल टाइम के साथ, है ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, याद करो, पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था कि पॉइंट ए से मोशन स्टार्ट करके फिर पॉइंट ए पे खत्म हो जाए तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा। जिस पॉइंट से मोशन स्टार्ट करे उसी पॉइंट पे खत्म कर दोगे तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो आएगा। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो हो जाएगा। तो ये चीज हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ जीरो हो जाएगा। टाइम से अपने को फर्क नहीं पड़ता, हालांकि 20 सेकंड का टाइम हुआ है इतना। तो यहाँ पे अपने को एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई, 0 मीटर पर सेकेंड। खूबसूरत सा लड्डू, सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहे कि फाइंड द एवरेज स्पीड फॉर अ कार। एक कार है, उसकी एवरेज स्पीड निकालो। कब? क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ओ सॉरी 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 सॉरी, ये नहीं देखना आपको, ये नहीं देखना, ठीक है। चलो, सॉल्यूशन रखा हुआ था यार। चलो क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूं कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक कार मोशन करा, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस d/2, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना है, d है। स्पीड शुरुआत के हाफ डिस्टेंस में, देखो ये पूरा का पूरा अगर डिस्टेंस d है, अगर यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो d है, तो आधे डिस्टेंस में जब वो कार थी वो u वेलोसिटी से ट्रेवल करी, ठीक है, वो u स्पीड से ट्रेवल करी। और नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस के अंदर जो कार थी वो v स्पीड से ट्रेवल करी, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि मुझे एवरेज स्पीड बता दो, ठीक है। पॉज करके ट्राई करो, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड हो जाएगा टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। अच्छा, अब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, पॉइंट ए से बी ट्रेवल किया, अब आधा डिस्टेंस d/2, अगला आधा डिस्टेंस d/2, तो टोटल डिस्टेंस कितना d। तो टोटल डिस्टेंस को हम लोग यहां पे d रख देते हैं। टोटल टाइम, अब देखो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम है तो यहां से टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड हो जाएगा। तो देखो पहला जो टाइम लगा होगा, फर्स्ट हाफ में जो टाइम लगा होगा, फर्स्ट हाफ का डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो टाइम t1 लगा होगा, टोटल टाइम क्या हो जाएगा, t1 प्लस t2। तो फर्स्ट हाफ का जो ट्रेवल करने में टाइम लगा होगा, इसको इधर ही लिख लेते हैं ना यार, t डिवाइड बाई फर्स्ट हाफ में जो टाइम लगा होगा वो कैसा लगा होगा, उस टाइम t1 को तुम क्या लिख सकते हो, अभी अभी बात करिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, तो यहां से टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड हो जाएगा। तो t1 अगर तुमको निकालना है तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, t1 इज इक्वल टू d1 बाई s1। इसी तरह से मैं ऐसा लिख सकता हूं कि t2 इज इक्वल टू d2 बाई s2। ये मैथ्स में आप पढ़ते हो 5-6 क्लास के अंदर, है ना, ये फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम का फॉर्मूला आप मैथ्स के अंदर पढ़ते हो, उसी को यूज करना है। तो t1 इज इक्वल टू d1 बाई s1, t2 इज इक्वल टू d2 बाई s2। अब d1 कितना है, d/2, और s1 कितना है, s1 की वैल्यू हम लोगों को u दे रखी है। इसी तरह से d2 की वैल्यू भी d/2 है, क्योंकि इक्वल इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। और s2 की वैल्यू हम लोगों को v दे रखी है, पुट कर लो, तो ये हो जाएगा d/2u प्लस d/2v, ठीक है। इसको थोड़ा सा साइड कर दे, इधर रख लेते हैं। चलो अब देखो, ऊपर में d, नीचे में d/2, मुझे दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है, क्या आपको भी दिख रहा, निकाल लेते हैं बाहर। तो यहां से जब d/2 कॉमन निकालोगे दैट वुड बी 1/u प्लस 1/v, ठीक है। d डिवाइड बाई d/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, d/2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा, ये d से d यहीं पे कैंसिल कर दे क्या, ठीक है कर देते हैं। अब देखो ये 2 ऊपर चला गया, डिवाइड बाई, अगर इसका एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा uv, ये कितना हो जाएगा v प्लस यू। फाइनली uv को ऊपर भेज दो, ठीक है, 2uv डिवाइड बाई v प्लस यू, ये आ गया फाइनल क्या, एवरेज स्पीड।
तो एवरेज स्पीड अपने को पूछा था, हमारा वैल्यू निकल आया। एवरेज स्पीड कितना है? 2uv डिवाइड बाई u प्लस बी या फिर v प्लस यू, जो भी बोलो, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। बढ़े आगे, ठीक है। ये सवाल के अंदर क्या था कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था u वेलोसिटी और v वेलोसिटी से। अगले सवाल के अंदर आपको ये बोल रखा है कि सेम कार जो है वो पॉइंट ए से बी जा रहा है, इस बार भी डिस्टेंस d ट्रेवल कर रहा है टोटल, लेकिन इस बार भी डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है? d टोटल ट्रेवल कर रहा है, लेकिन इस बार इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी कि टाइम t में ये स्पीड u से ट्रेवल कर रहा है, और अगले इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में t/2 में v से ट्रेवल कर रहा है। स्पीड दे रखा है, यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अलग अलग स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। तो आपको बताना है क्या? एवरेज स्पीड ऑफ कार। अगेन एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करोगे? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, है ना। टोटल डिस्टेंस, अब देखो एक्चुअली में ये जो क्वेश्चन था ये पूरा थ्योरेटिकल था, वर्ड्स के साथ था, तो उसका डेटा मैंने बस ऐसे रख दिया है। आपको जब क्वेश्चन मिलेगा तो वो वर्ड के फॉर्म में ही मिलेगा। जब आप बुक से सॉल्व करोगे तो आपको वो क्वेश्चन दिख जाएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह का ही क्वेश्चन आता है आप लोगों को ज्यादातर एवरेज स्पीड का। अब देखो टोटल डिस्टेंस, क्या मैं बोलूं कि d1 डिस्टेंस प्लस d2 डिस्टेंस, अगर दोनों डिस्टेंस को ऐड कर दें तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस में मैं लिख सकता हूं d1 प्लस d2 डिवाइड बाई टोटल टाइम। टोटल टाइम पहले टाइम इंटरवल में t/2 है ना, और अगले पोर्शन में भी t/2 टाइम के अंदर ट्रेवल किया, तो ये भी हो जाएगा t/2 प्लस t/2। तो ये आधा आधा ऐड करोगे तो t हो जाएगा। यहां से अगर तुम देखो, अब देखो पीछे हम लोगों ने देख रखा था स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, तो यहां से अगर मुझे डिस्टेंस चाहिए, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, तो अगर मुझे डिस्टेंस चाहिए तो मैं डिस्टेंस को बोल सकता हूं स्पीड इनटू टाइम। क्या ये बात ठीक है? तो मैं इस रिजल्ट को यूज करने वाला हूं। तो इस हिसाब से हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं t1 इज इक्वल टू s1 इंटू t1, t2 इज इक्वल टू s2 इंटू t2। क्या ये बात ठीक है? तो d1 की जगह हम लोग रख रहे हैं s1 इंटू t1 प्लस d2 की जगह s2 इंटू t2, यानी स्पीड ऑफ 2 इंटू टाइम ऑफ 2। अब देखो t/2 प्लस t/2 करोगे तो कितना हो जाएगा? ये t हो जाएगा। s1 इंटू t1 कितना हो जाएगा? s1 कितना है? u, ये अपना s1 स्पीड 1, और ये कितना है? स्पीड 2, यानी कि स्पीड किस में? सेकेंड हाफ में। तो चलो S1 की जगह मैं u रख रहा, तो u इंटू t/2 प्लस v इंटू t/2। क्या ये बात ठीक है? डिवाइड बाय t, बिल्कुल। S1 की जगह u और S2 की जगह v, और दोनों ही टाइम इंटरवल कितना है? t/2 और t/2 का। चलो अब देखो t/2 दोनों में से कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो ऊपर से निकला t/2 कॉमन, तो बच जाएगा u प्लस v, ठीक है, डिवाइड बाय t। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? यहां से t कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा u प्लस v बाई 2। तो इस केस में जो एवरेज वेलोसिटी मिली वो क्या मिली? u प्लस v बाई 2। कमाल की बात बताएं, कमाल की बात ये है कि एवरेज स्पीड के बारे में तुमको निकालना था ना, एवरेज स्पीड निकालना था। तो एवरेज स्पीड इस बार जो हम लोगों ने निकाला, तो हम लोगों को ये पता चला कि इक्वल टाइम इंटरवल में, जब इक्वल टाइम इंटरवल में कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई बॉडी मोशन कर रही है इक्वल टाइम इंटरवल में, और उस केस में जब हम लोगों को एवरेज स्पीड निकालना है, याद रखना इक्वल टाइम इंटरवल में, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था? इक्वल टाइम इंटरवल में नहीं था,
इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता, फर्स्ट हाफ d/2 सेकेंड हाफ d/2, लेकिन इस केस में इक्वल टाइम इंटरवल में ट्रैवल कर रहा था, फर्स्ट हाफ t/2 सेकेंड्स में कर लिया, सेकेंड हाफ भी t/2 टाइम के अंदर कर लिया, ठीक है। उस केस में अगर आपको एवरेज स्पीड निकालनी हो तो वहां पे एवरेज स्पीड क्या आती है, दोनों ही स्पीड्स को ऐड करके डिवाइड बाई 2, u प्लस v बाई 2। तो ये जब आपका जो मोशन हो रहा होगा वो कैसा हो रहा होगा, जब आपका मोशन हो रहा होगा इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर और तब आपको एवरेज स्पीड निकालने पूछ दे तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर मोशन हो रहा हो और उस केस में एवरेज स्पीड पूछे तो आपका हो जाएगा u प्लस वी बाई 2। लेकिन अगर इक्वल डिस्टेंस के अंदर मोशन हो रहा हो कि फर्स्ट हाफ जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है सेकेंड हाफ में भी उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, उस केस में अगर आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछ दे तो आप बोलोगे 2uv बाई u प्लस v, ये उसका आंसर हो जाएगा। इस रिजल्ट को आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हो अगर आप चाहो तो, रटने की जरूरत है नहीं, आप निकाल लोगे, बट याद रखोगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट टिक मार लोगे, इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप रट लो। अगर नेचुरली आपको ध्यान में रह रहा है तो अच्छी बात है, ठीक है। अब इस सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल क्या कह रहा है कि 10:30 में कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो कहां चला गया, वो x1 यानी कि कुछ डिस्प्लेसमेंट किया होगा, वो 50 मीटर पे दिख रहा था। अपने रेफरेंस पॉइंट से, अपने ओरिजिन से 10:30 पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो 50 मीटर की दूरी पे है। अगेन 5 मिनट बाद देखा गया तो वो 55 मीटर की दूरी पे दिखाई दिया। तो मुझे बता दो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बता दो। मान के चलो कि मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर हुआ है, ठीक है, मोशन कैसा है, स्ट्रेट लाइन के अंदर, और इसका कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, ठीक है, ओके। अब चलो, अब समझो कैसा, मान लो जो पार्टिकल है वो 10:35 पे 10:35 में यहां पे, यहां से 50 मीटर की दूरी पे, टाइम t इज इक्वल टू 10:30 am, ये पॉइंट ए पे है, ये अपना रेफरेंस पॉइंट है, ये अपना रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। अब देखो टाइम t इज इक्वल टू 10:35 am में जो वो पार्टिकल है या ऑब्जेक्ट है वो यहां से कितना चला गया, यहां से चला गया 55 मीटर, यानी कि रेफरेंस पॉइंट से कितना चला गया 55 मीटर। अपने से वेलोसिटी पूछ रहा है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या ये बात सही है? हाँ हाँ बोलो, थप्पड़ मारना है तुमको अगर डिस्टेंस अपॉन टाइम तुम सही बोल दिए, क्योंकि वो किसका हो जाएगा, वो स्पीड का हो जाएगा। ब्लफ करना था तुमको, डिस्प्लेसमेंट लगेगा इधर, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम निकालने से अपना काम बन जाएगा? तो डिस्प्लेसमेंट तुम बोलोगे कि अच्छा भैया 55 मीटर और टाइम कितना लग गया, 5 मिनट का लगा है, तो बड़ी ही खुशी खुशी से तुम 11 मीटर पर मिनट निकाल के चले आओगे। ये करोगे, फिर से थप्पड़ लगेगा तुमको, क्योंकि भाई वेलोसिटी जो हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था कि ग्राफ के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है उसका स्लोप वेलोसिटी होता है, यानी कि राइज अपॉन रन वेलोसिटी होता है, यानी कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का चेंज कितना मिला, एक्चुअली 55 में से 50 घटाओगे तुम, है ना। ये क्वेश्चन टफ नहीं है, बस कई बार आप डायरेक्ट ऐसे देख देते हो, ये 50 छोड़ देते हो, घटाना मिस कर देते हो, डायरेक्ट 55 बाई टाइम रख के आ जाते हो, गलत हो जाता है। तो 55 माइनस 50 ये किस में आएगा, मीटर में, डिवाइड बाई टाइम। 10:35 में से 10:30 घटाओगे, कितना, 5 मिनट का टाइम इंटरवल हुआ, तो ये 5 मिनट हो जाएगा। तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू, यहां से आ जाएगा v इज इक्वल टू 5 मीटर पर मिनट। अब इसको एसआई यूनिट में चेंज करना हो तो क्या करोगे, 5 डिवाइड बाई, ये तो 5 मीटर है, 1 मिनट को 60 सेकेंड लिख सकते हैं, ये हो जाएगा
1/12 मीटर पर सेकेंड, ऐसा होगा। ठीक है, मीटर पर मिनट में भी आंसर कर सकते हो, 5 मीटर पर मिनट, क्योंकि इसमें मेंशन नहीं किया कि तुमको आंसर किस में करना है, तो ट्राई करेंगे हम लोग एसआई यूनिट में करने का। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जहां से लिया गया है वहां पे मेंशन किया हुआ था कि मीटर पर मिनट में ही आंसर करना है, तो आप ये आंसर भी कर सकते हो, पर जो कैलकुलेशन का मिस्टेक है वो नहीं करना है आपको, है ना, सिली मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए। आसान सवाल है, ये देखते हैं एक बार। 50 मीटर लॉन्ग ट्रेन है जो कि पास कर रहा है एक ब्रिज के ऊपर से, एक 50 मीटर की लंबी ट्रेन है, पढ़ो एक बार। 50 मीटर लॉन्ग ट्रेन passes over the bridge at a speed of 30 किलोमीटर पर आवर। if it takes 36 सेकेंड to cross the bridge, the length of the bridge is। ठीक है, एक ट्रेन है, एक ट्रेन है, बहुत सारा डब्बा बना देते हैं, यहां से सिमरन देख रही होगी तुमको। एक ट्रेन है जो कि ब्रिज के ऊपर से क्रॉस कर रहा है, ठीक है, तो ये ब्रिज है, इसके ऊपर से ट्रेन को क्रॉस करना है। यहाँ पानी वानी है भाई, उससे अपने को मतलब नहीं है, खैर। तो एक ट्रेन को ब्रिज के ऊपर से क्रॉस करना है, और ऐसा करने में ट्रेन को कैसा लगता है, ऐसा करने में ट्रेन को 36 सेकेंड लगता है। उसकी स्पीड दे रखी है, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, कितना, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। तो देखो मुझे क्या पूछ रहा है, मुझे लेंथ ऑफ द ब्रिज पूछ रहा है। आप सोच रहे होगे कि यह तो वेलोसिटी का क्वेश्चन होता है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन होता है, स्पीड का होता है, डिस्टेंस का होता है, ये क्या पूछ रहा है, लेंथ ऑफ द ब्रिज बता दो। हाँ हाँ, ये रिलेटेड है, देखो कैसे। अगर मैं बोलूं कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है 30 किलोमीटर पर आवर से, तो पहले तो 30 किलोमीटर पर आवर को हम लोग मीटर पर सेकेंड में चेंज करने वाले हैं। तो याद रखना, किलोमीटर, इसका कन्वर्जन कैसा होता था, इसका कन्वर्जन याद है, इसका कन्वर्जन याद है कि भूल गए, कराया तो था हम लोगों ने, करा दिया है ना ये चीज, ये ध्यान में है बिल्कुल। चलो, तो 1 किलोमीटर पर आवर का जब तुम कन्वर्जन करोगे, एक्चुअली ये 30 मीटर पर सेकेंड ही होगा यार, यहाँ क्वेश्चन के अंदर कुछ डेटा का प्रॉब्लम लग रहा है। मान के चलो ये 30 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा डेसिमल वगैरह डेटा आता नहीं है ज़्यादा। तो चलो यहाँ पे अपने को स्पीड दे रखा है कितना, 30 मीटर पर सेकेंड। स्पीड इज इक्वल टू, अब क्योंकि ये यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है तो एवरेज स्पीड भी सेम ही आएगा। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, तो टोटल डिस्टेंस, ये जो दे रखा है ना इसका, ये एवरेज स्पीड है, ये क्या देखा है, एवरेज स्पीड दे रखा है। चलो, तो स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। चलो अब देखो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना पड़ा इस ब्रिज को क्रॉस करने के लिए। तो ये जो ट्रेन होगी, ये जो ट्रेन होगी वो अगर जस्ट ब्रिज के यहां पे क्रॉस कर जाए तो क्या मैं बोलूंगा कि ट्रेन ब्रिज को क्रॉस कर चुकी है, ठीक है। इस पॉइंट पे जैसे ही ट्रेन आएगी ब्रिज के, तो हम लोग कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे अपना, और जैसे ही ट्रेन का जो लास्ट पोर्शन है, पीछे वाला पोर्शन है, वो क्रॉस कर जाएगा इस ब्रिज को, तो हम लोग बोलेंगे कि ट्रेन ने ब्रिज को क्रॉस कर लिया। तो कितना डिस्टेंस क्रॉस करना पड़ेगा, ये जो लेंथ ऑफ ब्रिज, अगर मान लो कि यहां पे हम लोग एक्स मान लेते हैं लेंथ ऑफ ब्रिज, लेंथ ऑफ ब्रिज को हम लोग अभी के लिए एक्स मान लेते हैं, ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस एक्स, तो ये तो क्रॉस करना ही पड़ेगा। पर ट्रेन, यहां से देखना, ये जो ट्रेन है, देखना ट्रेन यहां से निकली छुक 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 करते हुए, जैसे ही ये ट्रेन, अभी अगर आगे वाला पोर्शन बस क्रॉस हुआ तो ट्रेन ब्रिज क्रॉस नहीं कर रही, ब्रिज क्रॉस करने के लिए ट्रेन का पिछला पोर्शन भी ब्रिज के बाहर होना चाहिए, है ना, तब जाके बोलोगे कि ट्रेन ने ब्रिज क्रॉस कर लिया। तो जो ट्रेन की लेंथ है वो अपने को कुछ दे रखा है क्या, 50 मीटर लॉन्ग है, जो ट्रेन की लेंथ है वो कितनी है, 50 मीटर की है। तो मुझे
टोटल डिस्टेंस चाहिए, तो टोटल डिस्टेंस ये तो x ट्रैवल करना पड़ेगा प्लस में 50 मीटर और पार करना पड़ेगा, तो यहां पे हो जाएगा 50 प्लस x डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना है 36 सेकेंड इज इक्वल टू 30, एक्चुअली यार ये किलोमीटर पर आवर ही है यार, सॉरी ये किलोमीटर पर आवर ही है, माफी मांगता हूं मैं तुमसे, ये कितना है 30 किलोमीटर पर आवर, ये है तुम्हारा वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड जो तुम्हारा दिया हुआ है वो 30 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, इसको तुम पहले मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे क्योंकि यहाँ पे वैल्यू किसमें है मीटर में और यहाँ सेकंड में टाइम, तो ये 30 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये मीटर पर सेकंड होगा। क्या ये बात ठीक है? ये कन्वर्जन हम लोग पहले देख चुके हैं। अब देखो 36 को उधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 30 इंटू 5 डिवाइड बाई 18 इंटू 36 इज इक्वल टू 50 प्लस एक्स, ये काट पीट लो इससे, 18 से 36 दो बार में जाएगा, 5 दूनी 10, तो 30 इंटू 10 इज इक्वल टू 50 प्लस एक्स, एक्स निकालना है तो 50 को उधर भेज दो, तो 300 माइनस 50 कितना हो जाएगा, एक्स की वैल्यू यहां से मिल जाएगी 250 मीटर, ये हम लोगों का फाइनल आंसर, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया था? एक बार रिकैप करते हैं इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन ये कह रहा था कि 50 मीटर लंबी ट्रेन है, उसको एक ब्रिज क्रॉस करना है, ब्रिज क्रॉस करने में जो ट्रेन है वो यूनिफॉर्म एवरेज स्पीड से चल रही है, उसका एवरेज स्पीड जो आपको बता रखा है वो कितना है 30 किलोमीटर पर आवर है, तो इस स्पीड से जाते हुए ट्रेन को ब्रिज क्रॉस करने में 36 सेकंड का समय लगता है, तो 36 सेकंड के समय लगने हुए आप ये बता दो मुझे कि ब्रिज की लंबाई कितनी थी, जो लेंथ ऑफ ब्रिज था वो कितना था, तो मैंने बोला कि जो ट्रेन है उसकी लंबाई तो 50 मीटर है और जो ब्रिज का लेंथ है जो अपने को नहीं पता है, जो निकालना है उसको हम लोगों ने एक्स रख लिया। अब मुझे ये समझ में आया कि क्योंकि इस ट्रेन को ब्रिज पार कराना है, तो क्योंकि इस ट्रेन को ब्रिज पार कराना है तो ट्रेन को ब्रिज पार करने के लिए पूरा का पूरा ट्रेन का जो टेल है, मतलब कि पीछे वाला पोर्शन है जो ट्रेन का, वो ब्रिज से बाहर होना चाहिए, तो यानी कि ये लेंथ ऑफ द ब्रिज ट्रैवल करना पड़ेगा, प्लस में उसको ट्रेन की खुद की लेंथ भी कवर करनी पड़ेगी, तो टोटल डिस्टेंस के अंदर हम लोगों ने लेंथ ऑफ ब्रिज को जो कि x है वो रखा है, प्लस में लेंथ ऑफ ट्रेन रखा है जो कि 50 है, तो यहां से टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम इज इक्वल टू एवरेज स्पीड आ जाएगा, और एवरेज स्पीड क्योंकि 30 किलोमीटर पर आवर थी उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि यहां मीटर और यहां सेकंड है, राइट। तो 5/18 से हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, कन्वर्जन हम लोगों को ध्यान में होगा 1000/3600 करते थे तो 5/18 का रेशियो आता था, पहले हम लोगों ने कर रखा है इसी लेक्चर के अंदर। अब देखो डायरेक्ट इस 36 को उधर जाके मल्टीप्लाई कर दिया, 18 से तो वो कट गया, वो कैलकुलेशंस तुम समझते हो, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, ठीक है। आई होप कि मजा आया होगा। देखो पिछले जितने भी सारे क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस वैलिड है, जो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्वेश्चन करा रखा है वो सारे क्वेश्चंस बिल्कुल ही इस लायक हैं कि आप उसको स्पीड और वेलोसिटी के लिए भी सॉल्व कर लो, एक टाइम का कोई वैल्यू ऐड कर लेना अपने मन से आर्बिट्रली, ठीक है। उसके बाद आज के इस लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस को हम लोगों ने लिया, अगले लेक्चर में हम लोग एक्सेलरेशन को लेके आएंगे, और फाइनली उसके बाद हम लोग लॉज ऑफ मोशन को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। लॉज ऑफ मोशन नहीं, सॉरी, इक्वेशन ऑफ मोशन, अरे जीभ है फिसल गया, ठीक है। तो यहां देखो चलते अपने टेबल ऑफ कंटेंट्स की तरफ वापस और देखते हैं हम लोगों ने क्या क्या चीजें निपटा ली हैं। तो हम लोगों ने इस लेक्चर के अंदर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पहले से देख रखा था, स्पीड और वेलोसिटी खासकर देखा, उसके बाद यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म समझे, और रेस्ट एंड मोशन ये सब पहले से किया हुआ था। अगले लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, एक्सेलरेशन डिस्कस करेंगे और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये सब डिस्कस करने से पहले मैं चाहता हूं कि इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाए पहले, ठीक है। खैर, तो लास्ट रिकैप अपने चैप्टर का ये है कुछ इस प्रकार, यहां से स्टार्ट करा था हम लोगों ने, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी के लिए भी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने देखा स्पीड और वेलोसिटी के अंदर में डिफरेंस, स्लोप और डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या देगा, स्पीड देगा, और स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगा, सॉरी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या देगा, वेलोसिटी देगा। ये सारी बातें भी हमारी हो चुकी थी, है ना। फिर हम लोगों ने देखा कि यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर पर्टिकुलर टाइम के अंदर अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे और पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल करे
तो उस केस में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे, और ऐसा नहीं हो तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोल रहे होंगे। उसके बाद हम लोगों ने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को ग्राफिकली देखा कि यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन में आएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होगा वो थोड़ा कर्व में आता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहा होता है। ठीक है, देन आफ्टर वी हैव डिस्कस्ड कि भैया डायरेक्शन ऑफ मोशन अगर पार्टिकल का चेंज हो जाए तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर वो आ जाएगा। ठीक है, उसको हम लोग बिल्कुल भी यूनिफॉर्म मोशन नहीं बोल रहे होंगे। उसके बाद स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्पीड देगा। इस चीज के बारे में बड़ी डिटेल से चर्चा करी थी हम लोगों ने, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन भी देखा था, और हम लोगों ने स्लोप को बड़े ही आराम आराम से पूरा तोड़ तोड़ के समझा था, है ना। इसके बाद हम लोग सिमिलरली समझ गए थे कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। उसके बाद यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। उसके बाद फिर हम लोगों ने ये चीज देखा कि एवरेज स्पीड जो होता है वो या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा किसके, एवरेज वेलोसिटी के। उसके बाद हम लोग ने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की चर्चा की थी, है ना, किसी इंस्टेंट पे होने वाली वेलोसिटी, एकदम कैमरा कैप्चर वाला जो एग्जांपल लिया था हम लोगों ने। उसके बाद कन्वर्जन देखा था, 1 किलोमीटर पर आवर का कन्वर्जन मीटर पर सेकंड के अंदर एसआई यूनिट में कैसे चेंज करते हैं उसको। फिर हम लोगों ने कुछ सवाल लगा लिए और उसके बाद हो गया ये लेक्चर समाप्त, है ना। ये सारे जो 2 रिजल्ट्स हैं वो आप ध्यान में रखना चाहेंगे तो रख लेना, अच्छी बात है कि एवरेज स्पीड कब जब फर्स्ट हाफ में जो डिस्टेंस ट्रेवल करा, सेकेंड हाफ में वही डिस्टेंस ट्रेवल करा, उस केस में एवरेज स्पीड कितनी आती है 2uv बाई u प्लस बी। और अगर फर्स्ट हाफ में जिस टाइम से ट्रेवल किया सेकेंड हाफ में भी उतना ही टाइम में ट्रेवल किया, लेकिन जो वेलोसिटी है u और v है, तो उस केस में जो एवरेज वेलोसिटी अपनी जो आती है, एवरेज स्पीड जो अपनी आती है वो u प्लस बी बाई 2 आती है, राइट। ये दोनों आप चाहो तो रट सकते हो और नहीं चाहो तो एक बार सॉल्व करके देखना, 2-3 बार सॉल्व करो तो खुद ही ध्यान में रहेगा। इसके बाद इस तरह से हम लोगों ने फाइनली ये ट्रेन वाला क्वेश्चन करा और ये हमारे इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन था, राइट। तो चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन को डिस्कस कर रहे होंगे और इस लेक्चर को और आगे बढ़ा रहे होंगे। टिल देन आप प्रैक्टिस करते रहो, मजे करते रहो फिजिक्स के साथ, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर। बाय।